फाइनल अकाउंट निकालें। पेज नंबर 687। Ravishing Limited is a Sharia compliant listed company. RL's financial statements for the year ended 31 December 2023 were audited by Nida and Company and Kapil and Company. My dear, 2023 में कितने ऑडिटर थे? दो। पहले का नाम निदा एंड कंपनी और दूसरे का नाम कंपनी। ये किस साल इनके ऑडिटर थे? 2023 में एज जॉइंट ऑडिटर। ये दोनों जॉइंट ऑडिटर थे। एट एन ऑडिट फी ऑफ, और बोलने ना, एट एन ऑडिट फी ऑफ 25 million टोटल या 25 million ईच? 25 million ईच। In addition, Nida and Company and Kapil and Company charge out of pocket expenses related to 2023 totaling 2 million and और डन या मुश्किल नोट बना रहे हैं? हमने कहा था अगर जॉइंट ऑडिटर होंगे तो उन दोनों की कैलकुलेशंस इकट्ठी शो करनी पड़ेंगी या अलग अलग शो करनी पड़ेंगी? अलग अलग शो करनी पड़ेंगी। भाई लेट आने वालों को ऑनलाइन लेक्चर देंगे हम, ये जो 2-3 मिनट हमने पढ़ा है। ओके, आरएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। भाईजान 23 का डेटा खत्म हो गया। आरएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2022 वर ऑडिटेड बाय अली एंड कंपनी। अच्छा, 22 में कौन था ऑडिटर? अली एंड कंपनी। तो आपको पता है कंपैरिजन भी देना होता है साथ। तो अली एंड कंपनी एट एन ऑडिट फीस ऑफ 20 million इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आउट ऑफ पॉकेट ऑफ 1.5। बड़े हो गए, जल्दी बताएं क्या करना है। इधर क्या लिखें और इधर 1.5। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो अगली लाइन लिखी हुई है, ये तो पता चल गया था ना सबको, आसान बात थी, इंक्लूडिंग लिखा हुआ था उसमें। फर्दर मोर, इसके अलावा, फर्दर मोर, इसके, अभी बैठ जाए जरा, बैठ जाए। फर्दर मोर कपिल एंड कंपनी प्रोवाइडेड टैक्स सर्विसेज ऑफ 10 इन 2023। जल्दी बताएं किधर डालें। टैक्स सर्विसेज किसने दी? कितने की? 10 million। और इसने, और चुप चुप, इसने सर्विसेज नहीं दी। अब जो लेट आए हैं उनको मैं कोई हल बताता हूं जो अभी हमने पढ़ा है। पहले से आए का मेरा सवाल है कि कपिल एंड कंपनी का 8 million कहां डालें? नहीं, इन्होंने तो चेक सर्विसेज नहीं दी, पिछले साल ऑर्डर ही और थे। माय डियर, इसको इग्नोर करेंगे पेपर में। हमारे डिस्क्लोजर ये चाहते हैं, जो लोग लेट आए हैं वो भी सुन लें। हमारे डिस्क्लोजर ये चाहते हैं कि ऑडिटर, इसको ना देखो, मेरी बात सुनो। हमारे डिस्क्लोजर ये चाहते हैं कि ऑडिटर अगर और कोई सर्विसेज दे तो वो डिस्क्लोज करें। अगर कोई बंदा खाली टैक्स सर्विसेज दे रहा है तो ही इज नॉट एन ऑडिटर। अगर वो ऑडिटर नहीं है तो फिर उसके डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अब लेट आए हुए, पहले आए हुए वाले सारे मेरी बात और असूल सुन लें। ऑडिटर अगर कोई भी सर्विसेज और दे तो उनका ब्रेकअप दें, और अगर ऑडिटर के अलावा कोई और आके टैक्स सर्विस दे दे उसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पॉइंट ए सॉल्व कर लिया है। इस नोट के बारे में मैं आपको वहां जाके दिखा देता हूं जो हमने किया था। भाई ये लेक्चर ना जरा अपलोड करना है, पहले 5 मिनट इन्होंने अटेंड नहीं किए, ठीक है। पार्ट ए सिर्फ, ये जो A1 होता है जिसको आप कहते हो,
ये वाला सिर्फ अपलोड कर देना। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी कि ऑडिटर अगर और कोई सर्विसेज दे तो बताना है, बाकी अगर कोई सर्विसेज दें तो बताने की जरूरत। और यार कोई अगर बना भी आता तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक आधा नंबर कट जाना था, बाकी ये वाले सारे नंबर उसको मिल ही जाने थे। अच्छा वैसे ये बताएं, जो लोग शुरू से आए थे, सवाल आसान लगा बहुत मुश्किल लगा है? आसान सवाल था। तो मैंने आपको अक्सर कहा भाई डिस्क्लोजर्स के सवाल जो है वो आसान होते हैं, इनके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अल्लाह आपका भला करे। ये माय डियर, ये देखें, एग्रीगेट रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर रिम्यूनरेशन, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर रिम्यूनरेशन शोइंग सेपरेटली फीस आउट ऑफ पॉकेट एंड अदर रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज ऑडिटर एंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन एनी अदर कैपेसिटी। लेकिन सेपरेटली सब किसके लिए शो करने? सिर्फ जो ऑडिट कर रहा हो उसके लिए, जो ऑडिट नहीं कर रहा उसके लिए शो करने की जरूरत। तो मेरे ख्याल से कपिल एंड कंपनी ने पिछले साल सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करके दिया है, इसलिए 8 मिलियन को सॉल्यूशन में क्या करना था, इग। और जो लोग कपिल एंड कंपनी डालकर इधर 0 लिख के आते और इधर 8 डाल आते तो उनको 3.5/4 नंबर आई कैप दे दें। नेगेटिव मार्किंग यहां बनती थी, नेगेटिव मार्किंग यहां करनी थी उसने, आई कैप ने 3.5/4 नंबर दे के आता। और जो लोग ये नहीं डाल के आएंगे उनको 4/4 नंबर दिएगा। बट द क्वेश्चन इसके ये तो बनाए ना आप, गलती होनी है वो कोई मसला नहीं, मुझे उसकी टेंशन नहीं, आधा 1 नंबर कट जाने, बट ये तो बनाए। ओके लीव इट, इसका पार्ट भी अभी नहीं हम कर सकते, हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो छोड़ें जी, कल वाले सवाल की तरफ आएँ प्लीज, मैं नोट नहीं करने दे रहा, लेक्चर आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे कल माय डियर? क्वेश्चन नंबर ना 10 तो नहीं, 10 तो मुझे कभी टाइम मिला तो मैं आपको करवा दूंगा, वो तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का करवाया था। क्वेश्चन 1, हमारी जो मेन क्लास चल रही है उस पर रहें। अच्छा माय डियर, ट्रायल में कितने डेटर आ रहे हैं? 60। 50% ऑफ द डेटर वर सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। लगाएं जी इसका 50%, 30 आर सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। पेज नंबर 670। अच्छा ये चीज जरा इंप्लाइड सी है, मुझे बताएं, अगर ये सिक्योर्ड हैं और गुड हैं तो ये फिर अच्छा अनसिक्योर्ड का मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने पैसे देने ही नहीं, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है इनसे हमने सिक्योरिटी नहीं ली। 10% ऑफ द अनसिक्योर्ड डेटर्स वर कंसिडर्ड डाउटफुल, इसके 10% क्या है? डाउटफुल हैं, तो इसका मतलब है बाकी 27 क्या है? गुड। अब हमारा नोट नंबर कौन सा बनना है माय डियर? नोट नंबर ट्रेड डेट्स। इधर देखें सारे, नोट में क्या जाने? 30, 3 और 27। नोट में क्या जाने बोले? 27 = 3 = 30। ट्रायल में कितना नजर आ रहा है? 60। मैंने भी सॉल्यूशन में कितना लेके जाने? 60, क्योंकि पोस्ट क्लोजिंग है, एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, 60 को मैं नहीं छेड़ सकता। अब ट्रेड डेट्स, कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड गुड। अच्छा जी, इसमें कंसिडर्ड गुड की हेडिंग डाल के मुझे बताएं सिक्योर्ड कितने हैं? 30। कंसिडर्ड गुड अनसिक्योर्ड, ये फॉर्मेट से याद करें जरा। फॉर्मेट ये नहीं है, कंसिडर्ड सिक्योर्ड, कंसिडर्ड सिक्योर्ड करके 2 हेडिंग नहीं देनी, गुड और डाउटफुल। फॉर्मेट क्या है? कंसिडर्ड गुड करके हेडिंग देनी है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ढूंढें अब जरा, कोई बंदा ढूंढ के दे मुझे, कंसिडर्ड गुड सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड सिक्योर्ड।
कंसिडर्ड गुड 27। इसके बाद अगली हेडिंग दें, कंसिडर्ड डाउटफुल कितने? 3। टोटल अल्हम्दुलिल्लाह नोट बन गया। ये बनवाना था। फॉर्मेट जरा याद करें ज़बानी, कंसिडर्ड गुड, सिक्योर्ड और अच्छा ये डायग्राम सी बना लेंगे इस डेटा से, कल मसला तो नहीं होगा इस तरह का डाटा पढ़ के डायग्राम बनाने में? बना लेंगे, कोशिश कर लेंगे। इस तरह की डायग्राम बनानी है। और फॉर्मेट बताएं जरा, नया फॉर्मेट है आपके लिए, बोलें। कंसिडर्ड गुड, सिक्योर्ड और कंसिडर्ड डाउटफुल। अच्छा जी, अगला काम क्या करें? अगला काम ये करें, माय डियर 60 का ब्रेकअप कर दिया था मैंने आपको, 60 का ब्रेकअप कर दिया। अब 60 उठा लिया, 60 उठा लिया। अब मैंने ट्रायल से क्या उठाना है? अब मैंने ट्रायल से क्या उठाना है? 3। बोंगी ना मारिएगा सर, आपने ऊपर 3 उठाया हुआ है। खुदा के लिए ट्रायल वाली फिगर को एक एक दफा उठाना आपके लिए बाइंडिंग होता है पेपर में। ट्रायल से उठाएं 3 और इसे क्या करें? लेस, और बैलेंस शीट के फेस पे क्या ले जाएं? 57। अब मैं 3 बातें करने लगा हूं, तीनों बातें आपने अलग अलग सुननी है। क्या आपने बचपन में सुना था कभी कि ट्रायल वाली फिगर एक एक दफा उठाते हैं? चलें मुझे उठाने दें। एक फिगर क्या है? वो डेबिट पे आ रही है। एक फिगर क्या है? वो क्रेडिट पे आ रही है। जैसे एसेट और अकोमोडेशन अकाउंट, 60 रुपए के एसेट, अकोमोडेशन 3 रुपए की। तो इसको उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह 60 को, फिर किसको उठा लिया? 3 को। ये कहां से उठा लिया? और कल बैलेंस शीट में कितना ले गए थे? 57। अगला काम हमारा, कंपनी लॉ ये चाहता है कि डेटर्स का ब्रेकअप दे दो। हमारा कंपनी लॉ चाहता है डेटर का, ग्रॉस डेटर का या प्रोविजन का? ग्रॉस डेटर का। याद रखिएगा प्रोविजन भी 60 में पड़ी होती है, तभी तो माइनस कर रहे होते हैं। हो नहीं सकता कि 60 में पड़ी ना हो। बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं पड़े होते इसमें, इस 60 में बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं पड़े होते, लेकिन इस 8 में एक चीज, 60 में एक चीज पड़ी होती है, प्रोविजन पड़ी होती है। अब मतलब ये है कि पैसे तो मुझे यही वाले आने हैं, आ जाके खोती उधर ही, पैसे तो मुझे इतने ही आने हैं, लेकिन मैंने यूजर को दिखाया कि 3 आने थे लेकिन नहीं आने। तो आसान बात, चले मैं आपसे कर रहा हूं, वो छोड़ें। ट्रायल से कितना उठाया, फिर ट्रायल से कितना उठाया, और फिर 60 का क्या दे दिया? ब्रेकअप। अब 60 का ब्रेकअप बताएं क्या है? इन लोगों से सिक्योरिटी ली हुई है और ये पैसे भी दे दें। इन लोगों से सिक्योरिटी तो नहीं ली हुई, पैसे दे देंगे। और इन लोगों से सिक्योरिटी नहीं ली हुई, अनसिक्योर्ड मैंने लिखा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। और ये क्या है? डाउटफुल। अनसिक्योर्ड लिखना है ब्रैकेट में लिखते हैं, वो कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है। अनसिक्योर्ड, सर ये कैसे आप लाइनें लिख रहे हैं? भैया यहां से देखो, अनसिक्योर्ड डाउटफुल, अनसिक्योर्ड डाउटफुल, अनसिक्योर्ड गुड। अनसिक्योर्ड लिखना है, लिखने कोई मसला नहीं। नोट 4.1 आसान सा है, वो है प्रोविजन की मूवमेंट। प्रोविजन की, मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं फॉर द ईयर, लेकिन इसको पेपर में नहीं लिखना आपने।
प्रोविजन की मूवमेंट फॉर द ईयर। IAS 12 में बताएं कैसे प्रोविजन का अकाउंट बनाते थे स्टेटमेंट फॉर्म में। ओपनिंग प्रोविजन, एड बैड डेट एक्सपेंस लेस, नहीं कभी नहीं बनाया था, मुझे याद है कभी नहीं बनाया था स्टेटमेंट फॉर्म में। बैड डेट रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू क्लोजिंग प्रोविजन। ये क्या बन गया? प्रोविजन का अकाउंट। किस फॉर्म में? चलें इसमें 3 लिखें, कैरी डाउन, फिर बाकी मैं सवाल से ढूंढ लेता हूं। थोड़ा सा यूजर को क्या बताया करना है माय डियर? प्रोविजन की मूवमेंट। मेरे भाई अगर किसी को याद नहीं है तो ये था ना, प्रोविजन ब्रॉट डाउन, बैड एक्सपेंस ऐड होता था, रिटर्न ऑफ माइनस होता था और कैरी डाउन निकल आता था। चलें जी बताएं। बैड एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है माय डियर? बताएं बैड एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? 1। बेटर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग बैलेंसिंग 0, 3.4। अच्छा ये राइट ऑफ करना नहीं वैसे लेटर में जाके? नहीं ये हो चुका है। अच्छा जी, अब माय डियर ये मुझे बताएं कि असल में ये क्या था? ये था डेटर का कैरी डाउन और ये था, जाके छोटा सा ट्रायल के साथ बना लें, इसको हमने ब्रेकअप कर दिया किसमें? 30, 27 और 3 में। ये बना लें छोटा सा ट्रायल पे जाके। सर आपको कैसे पता है जी सारे गुड कैरेट डाउन हैं, एग्जैक्ट हैं, कोई मसला इनमें नहीं है, कोई एरर इनमें नहीं है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल। अच्छा जी, आज हम अब टाइम ज़ाया करेंगे अपना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा था कि नोट्स पढ़ाने आज, लेकिन मैं आज आपको नोट्स नहीं पढ़ाऊंगा। असल में जब कभी आपको कोई बच्चा डी ट्रैक करता है तो आपने उससे डी ट्रैक नहीं होना, आज ये साबित किया जाएगा। तो बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी तैयारी जारी रखें। लेटेस्ट टाइम का आज फाइनल अकाउंट का सवाल करते हैं, घंटा सवा लग जाएगा मुझे पता है, लेकिन सवाल आपने खुद बताने का आसान है या मुश्किल है। इतना आसान सवाल आया था, इतना आसान सवाल आया था कि आपकी सोच है कितना आसान सवाल आई कि आपने गलती से डाल दिया था। ओके, बस होल इसलिए बच्चों को उठे कि हम समझ रहे थे कंसोलिडेशन का सवाल आना है 20 नंबर का, वो फाइनल अकाउंट का सवाल आ गया 20 नंबर का। ओके, और मैं इसमें इसका फिर टेस्ट ये है कि मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा आज, मैं नहीं कराऊंगा। अगर मैंने करा दिया तो फिर क्या फ़ायदा होगा सवाल का? मैं आपसे पूछूंगा ये चीज़ें, ये क्या हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 688, काउंट लिमिटेड। इस तरह का सवाल तो इस स्टैंड में आना कोई नहीं और मुझे यकीन है, लेकिन ठीक है अब कराते हैं, कोई मसला नहीं। अगले दफ़ा किसी और ही तरह का आना है, लेकिन जाहिर बात है चीज़ों को समझना तो आना चाहिए ना। काउंट लिमिटेड इज़ अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें भाई, पेज नहीं है ना पुरानी किताबों में, ऐसी पंगे ले रहे हो इस वक्त तुम आप मेरे से, हद होती है।
हम पागल हो जाते हैं किताब बना बना के, और ये एंड पे आखिर में आईकैप का सोल्यूशन तो नहीं है। आईकैप का सोल्यूशन तो आप देखेंगे तो आपकी चीखें निकलेंगी। वो तो हमने प्रॉपर पूरा वर्किंग कर के किताब के अंदर डालना पड़ता है। वो तो कोई एक सवाल का सोल्यूशन बनाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। तो प्रॉपर तरीके से बच्चे कहते हैं क्यों टाइम लगता है, हमें पेपर में 3 घंटे मिलते हैं, आप लोगों को एक सवाल इतना सोल्यूशन टाइम लग जाता है। भाई इसलिए कि आप लोगों ने 50% मार्क्स लेने होते हैं और हमने सोल्यूशन इस तरह बनाना होता है कि 100% मार्क्स आए। तो इस वजह से उसके सारे एस्पेक्ट्स, वर्किंग, सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। ये पूरे सोल्यूशन में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज हुई हुई हैं, सब हुआ हुआ है समझाने के लिए। तो आई कैप का सोल्यूशन तो देख के आपको समझ नहीं आएगा, वो तो 1-1.5 सफ़े पे फारिग कर देता है। ओके, बबलू को आजरा मुतवज्जे रखें, बस थोड़ी थोड़ी देर में गुदगुदी करते रहें इसको। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है माय डियर? बैलेंस शीट बनानी है अलॉन्ग विद द रेलिवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर्स। बैलेंस शीट बनानी है और साथ इसके नोट्स बनाने हैं अलॉन्ग विद रेलिवेंट नोट्स, जो आपको डेटा अवेलेबल हो। कंपैरेटिव फिगर्स नहीं चाहिए और अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ होता है उसको छोड़ें। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री। अकाउंट लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची, specializing in the manufacturing and marketing of personal care products. CL operates a manufacturing facility in Faisalabad. This plant has a production capacity of 20,000 kilo, of which 75% is currently utilized. यहाँ तक हाथ खड़ा करके बताएं कोई बच्चा कि कितने नोट अभी तक आपके जहन में आए जो बनाने हैं। हाथ खड़ा करके। वेल डन। आप हाथ छोड़ दें। अब बात 2 नोट्स, एक्सेलेंट। ये अब आप लोगों से मैंने पूछना है सारा। आप नाम बताओ इसके। हाँ, लीगल स्टेटस एंड नेचर, वेल डन। और प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला, ये 2 नोट बनाने। अल्हम्दुलिल्लाह, इजी मार्क्स दे रहा था, पता नहीं क्यों आईकैप दीवाना हो गया, इजी मार्क्स दे रहा है। अच्छा जी, तो एक नोट इसका बन गया आपका लीगल स्टेटस एंड नेचर वाले का, और दूसरा नोट किसका बन गया? प्रोडक्शन। एडवांस टू सप्लायर आ रहा है, बायोलॉजिकल एसेट्स आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं, डीटीएल आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन अल्फा आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, पीपी आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, और अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स। इस ट्रायल में सेल्स और प्रॉफिट्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सिर्फ क्या मांगी भी है। तो सेल्स और प्रॉफिट्स फिर कहां पड़े होंगे? रिटेन्ड अर्निंग में। सेल्स और प्रॉफिट सारे सिमट के कहां पड़े होंगे? क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली है ना। तो जिस ट्रायल के अंदर सेल्स एक्सपेंसेस ना नजर आ रहे हों तो वो छुप के कहां पड़े होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। एडवांस टू सप्लायर रिप्रेजेंट एन एडवांस पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी इंपोर्ट करनी थी, उसके लिए आपने एडवांस पे किया। टू बी इंपोर्टेड, इंपोर्ट करनी थी, उसके लिए आपने एडवांस पे किया। टोटल प्राइस ऑफ मशीन इज 3 मिलियन $। एफ कौन से होंगे पता नहीं, फ्रांस के डॉलर, कहाँ के डॉलर, जो होंगे किसी के डॉलर। तो $, 3 मिलियन, ऑफ विच 60% वाज पेड इन एडवांस ऑन 1 अक्टूबर 23। 1 अक्टूबर 23 को कितने पेमेंट की माय डियर? 60%। द मशीन वाज रिसीव्ड ऑन 1 मार्च 2024। मशीन कब रिसीव हुई? अल्लाह का शुक्र है हमारे साल होगी, मशीन की भी एंट्री करेंगे। एंड द बैलेंस वाज सेटल्ड ऑन 15 जुलाई। और बकाया पैसे कब सेटल हुए? अगले साल। Depreciation on machine is charged at annual rate of 20%. Following exchange rates are available. No entries have been made in respect of above information. ऊपर वाले सारे डेटे की एंट्रीज नहीं की आफ्टर 1 अक्टूबर 23। 1 अक्टूबर 23 के बाद अकाउंटेंट कोई भी एंट्री नहीं कर सका। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग नंबर 1, पहला सफा बैलेंस शीट के लिए छोड़ दें, दूसरा तीसरा सफा नोट्स के लिए छोड़ दें, चौथे सफे से शुरू करें। वर्किंग नंबर 1, ओरिजिनल एंट्रीज बताएं माय डियर। ओरिजिनल एंट्रीज, एडवांस डेबिट। माय डियर मुझे बताएं कितना एडवांस दिया है? 60%। तो मैंने एक काम आपको कहा था इस टॉपिक में कर लिया करें। मैंने एक काम इस टॉपिक में आपको कहा था कर लिया करें कि शुरू ही सवाल करने से पहले ना 3 into 60% और 3 into, कितने लोगों को याद है मैंने कहा था ये सवाल शुरू करने से पहले काम कर लिया करें? बोलें 1.2। ये सवाल शुरू करने से पहले साइड पे कर लिया करें। इसको वर्किंग 1.1 कह दीजिएगा, जो मर्जी नाम दे दीजिएगा। चलें माय डियर, एडवांस कितना पे किया? 1.8। स्पॉट रेट, यार अब मैं तो नहीं बार बार दिखाऊंगा ना, रेट आपको दिए हुए नीचे।
60 बोलें 108, ये ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं मैं जी माय डियर। प्लांट कब आया? यकम मार्च को। बोलें 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 बोलें। पीपी डेबिट। मैं पेबल क्यों कर रहा हूं क्रेडिट? ओके चलें जी, बताएं माय डियर। ये जिसने 3 बोला है ना, आई विल गिव पनिशमेंट प्लीज। यकम मार्च को क्या रेट है? 68। भाई बार बार क्लास में बोला था कि पीपी को बैलेंसिंग निकालना है। जिसने 3 बोला था हाथ खड़ा करें। आप समझ आ गई क्या गलती की थी? ठीक है, तो 3 नहीं बोलना था ना। वो स्पॉट रेट पे प्लांट को नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आपको 12 कहा था, शायद याद आ रहा हो आपको। चलिए इससे रिवीजन, अल्लाह का शुक्र है पेपर में मसला नहीं होना था आप लोगों को। पेपर में क्यों नहीं होना था? क्योंकि आई गेस 20 जो 1 है आपने रिवाइज किया होना था। अभी तो ऑब्वियसली रिवाइज किए हुए अरसा हो गया, इस वजह से गलती एक्सेप्टेबल है। अगर आपको गलती कर रहे हैं तो ये नहीं कि पेपर में आप गलती करेंगे, पेपर से पहले तो आपने रिवीजन करके जानी होती है। तो प्लीज़ रिलैक्स। अगर मैं कोई स्टैंडर्ड की चीज़ याद कराऊँ और आपको याद आ जाए तो डेट इज़ एनफ। गलती अभी कर दें मेरी नज़र में, वो कोई मसला नहीं। ये बोलें 189.6। चलें जी, 31 दिसंबर को बताएं एंट्री। 31 दिसंबर नहीं है? बताएं मैं डियर। एक्सेलेंट। कौन बोला है जी? वेल डन। इस कैलकुलेशन का नाम बताएं। वर्सेस वाली। मैं आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ भी आपको नहीं करानी, सारी आपसे पूछनी है, ताकि मुझे पता चले कि मिलजुल के फाइनल अकाउंट का सवाल पेपर में हो सकता है या नहीं। इट मीन्स कि भाई अगर एक दो भी बच्चा क्लास में करा रहा है तो फिर सबके पास नॉलेज है ना थोड़ा थोड़ा। अब सबके पास इकट्ठा नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नॉलेज डिलीवरी में मसला है। मसला आपके करने में फिर पेपर के अंदर, या कुछ को कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ की कुछ चीज़ें स्ट्रांग है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ पूरी क्लास को ना आती हुई तो वो फिर हम देखेंगे उसमें क्या डेफिशिएंसी रहेगी थी। शायद मेरे पढ़ाने में डेफिशिएंसी रहेगी थी, आपके समझने में, उसमें फिर डिस्कशन कर लेंगे। जो कोई ऐसी चीज़ हुई वो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, वर्सेस वाली कैलकुलेशन 30 जून 2024। 1.2 को किस पे लेके जाने? और बोलो 80 के ऊपर। और पढ़ा किस पे हुआ है? अच्छा, आप माय डियर बताएं कि लायबिलिटी बढ़ाऊं या कम करूं? एंट्री एक्सचेंज लॉस डेबिट जी बोलें 14.4। ओके यू राइट। अच्छा जी आगे चलें। एक्सेलेंट। डेप्रिसिएशन एक बंदा भी पूरी क्लास में बोल देगा ना मेरे लिए काफी है। किसने बोला डेप्रिसिएशन? वेल डन। डेप्रिसिएशन सारे मिलके सवाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलें जी। कॉस्ट, लाइफ, नंबर ऑफ मंथ्स, इनटू। एक्चुअली आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि सवाल आसान है। 12.6 नोट कर लें। ओके चलिए मैं डियर इधर देखें आप। अब जरा मुझे बता दें कौन सी एंट्रीज मैंने करनी है, हाथ खड़ा करके। नहीं आप लोगों से सारे सवाल। आप खड़े हो जाओ, ग्लासेस वाले भाई आप खड़े हो जाओ। वेल डन। कौन सी एंट्रीज मैंने करनी है? एक्सेलेंट, वेल डन। बस एक बंदा काफी है माय डियर। जितने लोगों को समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। बस एक एंट्री उसने मारी हुई है। और वैसे देखें एडवांस टू सप्लायर में पड़ा भी 108 ही है। ये तो इत्तेफाक है कि एडवांस टू सप्लायर में 108 पड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं है, हो सकते कोई और एडवांसेस भी होते। एडवांस टू सप्लायर में पड़ा भी कितना हुआ है? 108 पड़ा हुआ है। वो तो एक इत्तेफाक है महज, 108 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है सवाल क्या कह रहे हैं माय डियर? और जल्दी बताएं ना। नो एंट्रीज हैव बीन मेड
आफ्टर यकम अक्टूबर 23, आफ्टर यकम अक्टूबर यानी यकम अक्टूबर वाली हो गई है, उसके बाद वाली नहीं हुई। अच्छा माय डियर, पीपी को डेबिट कहां मारूंगा? 189.6, जल्दी जल्दी ढूंढें। 189.6 को डेबिट कहां मारूंगा? बोलो ना यार, यहां पे। अच्छा उसके बाद अब आप रनिंग में आ जाएंगे। एडवांस को क्रेडिट कहां मारूंगा? -108। पेबल को रिकॉर्ड कहां करूंगा? इसमें डाल दीजिएगा 81.6। और लॉस को कहां बुक करूंगा? एक्सेलेंट, कंसोलिडेशन की तरह आरई में -14.4 और क्वेश्चन पेपर स्टेपल करके भेज दूंगा। आई थिंक मैं सब कुछ कर लिया है। और पेबल को कहां रिकॉर्ड करूंगा? 14.4। और डिप्सिन को कहां डालूंगा? माइनस 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 माइनस। अर्निंग कम होंगी डिप्सिन रिकॉर्ड करने से। डिप्सिन डेबिट ठहर जाता तरतीब ना चलता तो बहुत छीती पी है तो आज। और यहां पे -12.6। चलें जी, पोस्ट करेंगे एंट्री, निकालें पहला सफा। वर्किंग दिखाऊं? वर्किंग ही नहीं अभी नोट की हुई। करें जी नोट, फिर मैं आगे चलता हूं। ओके माय डियर, कंपनी का नाम कम गिन्ना बोल देना, गिन्ना। काउंट लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन जून 30 24। मैं मिल मिला के करें ना, आप लोगों को पूरे 100 नंबर आ जाए। मुझे लगता है ये मिल मिला के ना, अभी किसी ने जून 30 भी याद कराया, जून 30 2024। अच्छा अच्छा, अभी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और कल जो काम किया था नजर मार लें। ये हमारे एसेट्स हैं। अल्लाह का शुक्र है आज मुझे अभी तक कोई क्लबिंग नजर नहीं आ रही। क्लबिंग नजर, हाँ हो सकता था एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, बट वो कोई है ही नहीं। तो बस एडवांस तो सप्लायर है, मैं खाली लिख दूंगा। इन सारी चीज़ों को किसी के साथ क्लब नहीं करना। करंट एसेट्स अब उसने खुद ही दे दिए हैं, हालांकि इसको स्टॉक, कैश एंड बैंक और वो देना चाहिए था, बट अब उसने दे दिए। मैं क्या करूं? करंट एसेट्स उसने खुद दे दिए। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में हाँ कोई अदर पेएबल्स हुए डालते जाएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर कोई मसला नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करें जी। ओके अच्छा बोले भाई, नॉन करंट एसेट्स नहीं, पहले लिखें एसेट्स। अच्छा मुझे पूरा बना लेने दीजिएगा कल वाली तरतीब पे। नॉन करंट एसेट्स बोलें जी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड बायोलॉजिकल, और एक इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। सर बाद में जाके पता चला ये करंट में है तो काट के करंट में डाल दीजिएगा नीचे, उसमें क्या मसला है, हद होती है जी। नॉन करंट एसेट्स और कोई है नजर हमारे? नहीं। इसके बाद क्या लिखें? करंट एसेट्स। यार ये अजीब है, अब करंट एसेट बस नीचे ब्रेकअप ही नहीं दिया, क्या करें? चलें अगली हेडिंग डालें। नहीं नहीं, एक दो लाइन इधर भी छोड़ दें, एक दो लाइन इधर भी छोड़ दें, वो तो हम छोड़ा करेंगे लाइन है, क्योंकि आपको पता है हमारे सवालों में पता नहीं वहाँ से चीज़ें आती हैं। एडवांस टू सप्लायर को फिर करंट एसेट्स में डाल दें या एडवांसेस, वैसे करंट एसेट्स में ही आना चाहिए, लेकिन आपको पता है ये अकाउंट वैसे कैंसिल ही हो जाना है, ये अकाउंट कैंसिल ही हो जाना है, क्योंकि वो एक एंट्री अभी हमने देखी है। लेकिन खैर लिख लें करंट एसेट्स में, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स में, इक्विटी में इक्विटी,
शेयर, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल भी सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट में डाल दें। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल छोड़े पर नहीं वो अदर इंफॉर्मेशन से मत उठाएं, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, बस फॉर्मेट बनाएं। वही बात है यार, पेपर में आपने रीडिंग टाइम में एक दफा पढ़ लिया होगा, मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा। अच्छा, इसके बाद इसको डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज कर देंगे क्योंकि ये कहीं यूज। इसके बाद हमारा शेयर कैपिटल इशूड वाला, शेयर प्रीमियम है सवाल में। आप लोग एक लाइन छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ा, आप लोग एक लाइन छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने घर से देखा हुआ है कि कोई शेयर प्रीमियम की एडजस्टमेंट नहीं है। अकामुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। इसके बाद अगर आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई की कोई लाइन छोड़नी है छोड़ दीजिएगा, वरना अदर इन्फॉर्मेशन आपने एक दफा पढ़ी होगी, वो कोई मसला नहीं। लाइनें छोड़ने का कोई मसला नहीं, 2-2 3-3 लाइनें छोड़े, बैलेंस शीट 200 रुपये बनाए, आई कैप मना नहीं करेगा आपको, तो लाइनें छोड़ने की टेंशन नहीं, जितनी मर्जी लाइनें छोड़िएगा। मैंने असल में उधर नोट बनाने इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ रहा है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, और डेफर्ड टैक्स भी तो आ रहा है। वो नॉन करंट में जाना है, करंट में जाना है? नॉन करंट लायबिलिटीज। आगे जी, करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इधर आता है करंट पोर्शन ऑफ लीज, करंट पोर्शन ऑफ लोन, फिर आता है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। कल की क्लास ली थी। फिर 3 चीजें आती हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लेकिन फिलहाल सवाल में क्या है? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। अच्छा जी, कल हम एंड पे सारे ट्रायल को उठा के यहां लाए थे। आज हम अभी शुरू से ही बेशक ले आते हैं, क्योंकि साथ साथ सवाल में क्या करनी है? ऐड। और कल वाले सवाल में एडजस्टमेंट्स नहीं थी क्योंकि ट्रायल में कोई गलती नहीं थी। अच्छा जी, एडवांस टू सप्लायर 108, ओके। आगे बायोलॉजिकल एसेट्स 106, आगे 270, आगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 67, 100। यार इसकी ना एक प्रॉपर वर्किंग करेंगे। अगर 100 लिख भी दिया ना मैंने, तो ऐसे में काट दूंगा, तो लिख लें, मैं बाद में काट दूंगा। आगे चलें, लॉन्ग टर्म लोन, आगे पीपी 7, हाँ जी, आगे आरी, इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स है, वो यहां प्लस माइनस हो नहीं सकेंगी। इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, वो यहां आ नहीं सकेंगी, तो इसको इधर लिख लें। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स अनएडजस्टेड कितनी है? 417। इधर भी प्लस माइनस कर सकते हैं अगर टाइम में पेपर में, तो इधर प्लस माइनस कर दीजिएगा। चलें जी माय डियर, मुझे पहली एंट्री बताएं। पहली एंट्री तो हो चुकी हुई है मादरत, दूसरी एंट्री बताएं। अब बड़ा सुकून से मुझे करा दीजिएगा, इजी मार्क्स हैं, फौरन फौरन लें। पीपी कितने से? एडवांस क्रेडिट नहीं, नेगेटिव 108। पेएबल 81.6। जिन लोगों ने मिस किया है वो देखें, इन्होंने मुझे एंट्री कराई है पीपी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। अगली एंट्री बताएं। एक्सचेंज लॉस
एक्सचेंज लॉस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। आगे चलें। नहीं, प्रॉफिट कम होंगे ना। डेप्रिसिएशन डेबिट 12.6। मेरे ख्याल से अच्छे खासे एडजस्टमेंट सवाल के इसी एडजस्टमेंट में छुपे हुए थे, जो सबसे इजी मार्क्स थे, क्योंकि इसमें सोचना नहीं कुछ पढ़ना था कि रॉन्ग रेक्टिफाइंग क्या है। पहली वाली हुई है, अगली 3 कर दें। अच्छा, अब मैं तरतीब से चल रहा हूं, लेकिन मैंने ऊपर वाला डब्बा भी पढ़ा था, तो मुझे 2 नोट बनवा दें। पहले हेडिंग बताएं क्या देंगे। काउंट लिमिटेड। नो, ये दूसरा सफा माय डियर। फॉर ईयर एंडेड जून 30, 2024। नोट नंबर 1, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बताएं भाई। काउंट लिमिटेड is a listed company registered in Pakistan Stock Exchange. नेचर ऑफ बिजनेस बताएं। बस the company manufactures and markets. The company is engaged in manufacturing पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये मैं सवाल से लिख रहा हूँ, इसलिए गंदी गंदी राइटिंग है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। साथ ये लिख दें, चक दे हैव अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फैसलाबाद। इसके बारे में वैसे इसका एरिया वगैरह बताना चाहिए था इसको। वो डिस्क्लोजर कल मैं आपको बताऊंगा, इसका एरिया वगैरह बताना चाहिए था कि फैसलाबाद में जो रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है? फैसलाबाद में। जी। नोट 2, प्रोडक्शन के बारे में बताना है। आई के अपने जिस तरह नोट दिया हुआ मैं उस तरह नहीं बना रहा, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। तो प्रोडक्शन किस चीज़ की है नहीं बताया हुआ, बस ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं, मतलब ये कि क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बताएं। 20,000 kg। और ये तो कैपेसिटी है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। अच्छा, ये प्रोडक्शन है, ओके। द प्लांट हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20,000 kg। नहीं, तो ये कैपेसिटी है। ऑफ विच 75% इज करंटली रीजंस फॉर नहीं बताई हुई सवाल ने, तो खाली छोड़े। रीजंस फॉर शॉर्ट फॉर्म इधर नहीं लिखना, वो अगर फैसलाबाद लिखना है ऊपर लिखना है, उसकी मैं कल बात कर लूंगा। नहीं, CL नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, नेवर। पूरा लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड भी पूरा लिखना है। चलें जी आगे। इन नवंबर 2023 CL initiated a pilot project involving the purchase of several cows।
ठीक है, कोई मसला नहीं। क्लासिफाइंग देम एज अ बायोलॉजिकल एसेट एट इनिशियल कॉस्ट ऑफ 81 मिलियन। उनकी कॉस्ट कितनी है, कितने की खरीदी है माय डियर बताएं? 81 मिलियन। आगे, और क्लासिफाई इनको कहां कर दिया है? फीडिंग कॉस्ट कितनी है? 13 मिलियन। इसको कहां जाने होता है वैसे? एक्सपेंसेस में। चारा एंड अदर फॉर्म के जो खर्चे हुए हैं वो 12। इनको इन्होंने भी कहां जाना होता है? P&L में। वर ऑल्सो कैपी, ऑल्सो का क्या मतलब है? नहीं नहीं भाई, मैंने आज सब कुछ आपसे पूछना है, हाथ खड़ा करके कोई बताए मेरे पे, हाथ खड़ा। 81 भी कैपिटलाइज हुआ है? नहीं नहीं, 81 में शामिल नहीं है। हाँ, 81 भी कैपिटलाइज हुआ है और ये दोनों भी कैपिटलाइज हुए हैं। ये नहीं लिखा हुआ फीडिंग कॉस्ट ऑफ 13 एंड अदर फॉर्म रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ 12 आर इंक्लूडेड इन अबव 81 वर आल्सो कैपिटलाइज। तो फिर और क्या कैपिटलाइज हुआ होगा? 81। जरा कैलकुलेटर पकड़े, 81 प्लस 13 प्लस 12 106। तो थोड़ा सा ना जरा ट्रायल पे भी नजर रखनी होती है। तो अब बता दें टोटल कितना कैपिटलाइज हो गया? एट 30/24 द फेयर वैल्यू ऑफ काउज वाज 1, लेकिन इसने तो 120 पे शो ही नहीं की हुई। इसका मतलब है कि ईयर एंड के गेन की एंट्री नहीं हुई। मुझे इल्हाम हुआ है या मैंने कैपिटलाइज वाली को जमा करके कंफर्म है? कैपिटलाइज वाली को जमा करके कंफर्म है। एरर तो इससे हुई है, एक्सपेंसेस को गलत कर दिया है, लेकिन अब 120 पे क्यों नहीं नजर आ रही मुझे चीजें? क्योंकि ईयर एंड की एडजस्टमेंट भी लगता है नहीं हुई। ये लिखा नहीं हुआ सवाल में ईयर एंड की एडजस्टमेंट नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली 106 अगर इधर नजर आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन कि ईयर एंड की एडजस्टमेंट नहीं हुई। और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इज, हाँ 120 पे तो जाने नहीं चीजों ने 120 इंटू 90 और 120 इंटू 95% भी करके देख लें वो 106 नहीं है। तो अकाउंटेंट ने सिर्फ क्या किया है? अकाउंटेंट ने जो परचेज की कॉस्ट है जानवरों की, और दूसरा जो अकाउंटेंट ने एक्सपेंसेस हैं दो, इन तीनों को मिला के कैपी, इसके बाद ईयर एंड वाली एडजस्टमेंट नहीं की। चलें जी, 1 से 2 मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम ना लगाइएगा इस पे। आप ओरिजिनल एंट्रीज बोलें। पहले ना ओरिजिनल कर लिया करें, फिर रॉन्ग किया करें। ओरिजिनल एंट्री जानवर खरीदने की, एक मिनट ऊपर देखिएगा सारे, अगर फिर आपको मेरे से इख्तलाफ हुआ तो बताइएगा। किसी को इख्तलाफ है तो बता दे। ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं, अकाउंटेंट वाली मैं बाद में करा दूंगा। बोलें। माय डियर, किसी को पता है ये 81 क्या है? कॉस्ट पे तो स्टैंडर्ड में चीजें रिकॉर्ड नहीं होती। फेयर वैल्यू माइनस, ये तो कॉस्ट है उनकी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल तो नहीं है। तो पहली एंट्री 81 की है मैंने, लेकिन 81 की ये एंट्री नहीं की। 81 की एंट्री को 5% लेस करके करेंगे ना। लेकिन पैसे अल्लाह का शुक्र है मेरी जेब से कितने गए हैं? 81। अगली एंट्री बोलें। एक्सपेंस डेबिट फॉर्म के खर्चे और चारे के जी 20 और ईयर एंड की एडजस्टमेंट कर दें। ईयर एंड 1 इंटू 90, आगे क्या लिखूं? जवाब क्या करना है?
बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, वर्किंग नंबर 3। रॉन्ग एंट्री बताएं। नहीं, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। कैश की एंट्री 81 भी कैपिटलाइज की है, 13 भी कैपिटलाइज की है, 12 भी। इधर देखें 13 एंड 12 इज ऑल्सो कैपिटलाइज, तो और क्या किया हुआ था फिर? 81। और ये देखें, ये ट्रायल में भी नजर आ रहा है 106। रेक्टिफिकेशन कर लें। अच्छा, अब यार प्लीज आप बड़े हो गए हुए हैं, कैश को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर देखें, सारे ऊपर खर्चा बुक होना चाहिए था मेरे ख्याल से उसने खर्चा और इनकम बुक नहीं की, और हमने 2 खर्चे बुक करने हैं और एक, या तो इन तीनों को अलग अलग ले जाएं अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स में, या इधर जमा करके रेक्टिफाइंग एंट्री करा दें। वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। मैं इधर ही फारक कर रहा हूं। मुझे कोई अच्छा सा बच्चा बता दे, खर्चा रिकॉर्ड हो रहा हो, खर्चा रिकॉर्ड हो रहा हो और खुशी आ रही हो, तो क्या बच जाती है? खुशी। लिखें कैलकुलेटर पे, +37.05 माइनस 8। खुशी माइनस खर्चा माइनस खर्चा। अब क्या बच गया? बैचलर ऑफ आर्ट्स बायोलॉजिकल एसेट, बीए बच गया बस। अब बस बीए बच गया, डबल एंट्री भी तो पूरी करनी है। बीए किस पे रिकॉर्ड हो गया है और किस पे होना चाहिए था? जरा कैलकुलेटर पकड़े, नहीं कैलकुलेटर पकड़े ना जरा, किस पे होना चाहिए था? 76 पॉइंट प्लस 37 पॉइंट डबल वन 4 पर डेबिट पड़ना चाहिए था। डेबिट पड़ गया है, दोनों का डिफरेंस 8 से और बढ़ा दें। ये कैसे पता चला कि ईयर एंड गेन की एंट्री नहीं हुई? क्योंकि मैंने अभी नजर मारी है, ट्रायल में जानवर 114 पे नहीं आ रहे। ट्रायल में जानवर किस पे आ रहे हैं? 100 और 106 क्या था? वो इन तीनों का टोटल था, इसलिए ईयर एंड गेन की एंट्री नहीं हुई थी। और कैश की एंट्री अकाउंटेंट हमेशा करता है। करें जी। प्लस वर्किंग नंबर 3, वरना एग्जामिनर को कहां से पता चलना है? ऊपर भी वर्किंग नंबर बतानी थी, मादरत मैंने बताया नहीं। एडजस्टमेंट इन वर्किंग नंबर 3, नहीं +8, +8। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट एंड P&L क्रेडिट। ओके, आगे चलें। अगली एंट्री पढ़ के बता दें क्या हुआ है, क्या करना है।
कोई लफ्ज बोलें। क्या क्या करना है जरा ये बता दें, क्या करना है, कौन सी वर्किंग करें, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ये कुछ किसने बोला हाथ खड़ा करें, मैं मिलजुला के ना फाइनल अकाउंट का सवाल कर लिया करें, ये हो जाया करेगा। वर्किंग 7 कर लें। वर्किंग 7 से मैं ओरिजिनल एंट्रीज निकालूंगा इंशाल्लाह, वो मेरी ओरिजिनल होंगी। वर्किंग 7 से जो एंट्रीज निकलेंगी वो मेरी ओरिजिनल होंगी, और फिर सवाल पढ़ के मैं रॉन्ग खुद देख लूंगा। तो वर्किंग 7 करके जरा ओरिजिनल एंट्रीज कर लें। हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले, 5 महीने पहले हमने एक्वायर किए 6 मिलियन शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, 30% शेयर होल्डिंग एसोसिएट फॉर द ईयर एंडेड 30/24। हमारे साल के 5 महीने में इसका प्रॉफिट आया 80, उसने 80 मिलियन उसने डिस्ट्रीब्यूट किए डिविडेंड 24 मिलियन के, ये टोटल है, हमारा हिस्सा नहीं है। ऑफ विच सीएल ने अपना हिस्सा अदर इनकम में डाल दिया है। यार ठहरते जा यार, गलती वेख लेने तेरी यार, ठहर जा यार, आगे तो चल, पता तो चला दे। सीए हैज टू पॉलिसी टू measure its investment in associates using the सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये इक्विटी मेथड लगा रहा है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर ये इक्विटी मेथड लगा रहा है, हमें इस पे कोई एतराज। मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन में सिर्फ इक्विटी लगाना है, सेपरेट में ये कॉस्ट पे भी रख सकता है। सेपरेट के अंदर जो है वो एक क्लास हुई थी प्रॉपर, ये क्लास हुई थी हैंडरिटन पेज 4, और उसमें हमने पढ़ा था कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, IFRS 9 पे भी रख सकते हैं, और तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसने किस पे रखने का सोचा हुआ है, क्या पॉलिसी है, तो कौन सी वर्किंग करें, वर्किंग नंबर 7। जी किधर है फाइनल अकाउंट्स, हाँ जी, वर्किंग नंबर 7 तो नहीं, वर्किंग नंबर 4, वर्किंग 7 टाइप है ये, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और इसकी एंट्रीज मैं आपको रिवाइज करवाऊं। चलें छोड़े पड़े, वर्किंग 7 तो पहले कर लें। एट कॉस्ट कैश कितना पे हुआ, यार आपको कैसे पता चला कैश 100 पे हुआ है, उसने तो बताया नहीं। ऊपर देखें ट्रायल में क्या लिखा हुआ है, ट्रायल में ये लिखा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट्स किस पे पड़ी हुई हैं, कॉस्ट पे। यानी 1 फरवरी को मैंने जर्मन किंग को कितने पैसे दिए हैं, 100। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नजर आ रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर क्लोजिंग माइनस प्री आ रही है, अवेलेबल नहीं है, तो पोस्ट पैट से खेल लें। पैट बताएं, 80 इंटू, असल में ना इस मेथड में हमारी उनके डिविडेंड पे नजर नहीं होती, हमारी नजर उनके प्रॉफिट्स पे होती है। नहीं 30% तो बाद में करना है ना, इंटू 5/12 इंटू 30%, 10। भाई इधर डिविडेंड आना, आपका आपकी बात बजाय इधर डिविडेंड आना है, लेकिन मैंने कहा था इधर जनरल एंट्रीज करते हुए कैश लिखना है। हाँ आना डिविडेंड ही है, लेकिन पूरा या हमारा हिस्सा, बोलें। डिविडेंड को कभी 5/12 नहीं करना होता माय डियर, डिविडेंड को कभी 5/12 नहीं करना होता, नेवर नेवर एवर इन द पास्ट, कभी नहीं। डिविडेंड का वक्त गुजरने से ताल्लुक नहीं होता, डिविडेंड किसी खास डेट को मिलता है। इंटू 7.2 10
2.8। चलिए जी, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाई। ओरिजिनल एंट्रीज मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर रॉन्ग रेक्टिफाइंग की तरफ चलते हैं। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ये देखें जी, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपने इक्विटी मेथड फॉलो करना है तो आप ये एंट्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, और डिविडेंड की एंट्री कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, डिविडेंड पे नजर ना रखें, उसके प्रॉफिट पे नजर रखें। हाँ, कॉस्ट मेथड में डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड होती थी P&L में, लेकिन इस मेथड में डिविडेंड पे नजर रखें या उसके प्रॉफिट्स पे नजर रखें। ये मत देखें उसने कितना बांटा, ये देखें कितना बना। ये 3 एंट्रीज कर लें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश डेबिट। जी, अच्छा जी, आप देखें उसने क्या एंट्रीज की, जरा अब कोई बच्चा बताए मुझे उसने क्या एंट्रीज की। हाथ खड़ा करके मुझे सवाल निकाल लेने दें। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, उसने क्या होता है वो उधर से इधर गुम हो जाता है, ये वाला लाते हैं वो गुम हो जाता है। जी, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा, जी बताएं आप। इनको ट्रायल देख के पता चला है कि उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 100 वाली एंट्री कर ली हुई है। वेल डन, आगे चलें, अगली एंट्री कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट भी इसने एंट्री कर ली हुई है। बस इसने ये 2 एंट्रीज की हैं, एक इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इनको ट्रायल देख के पता चला, आपने पहली दफा FAR 2 पढ़ी है जी, पहली दफा, तो अब देख लें, बस पहली दफा पढ़ के इंशाल्लाह अब मिलजुला के फाइनल लगाओ, मिलजुला के तो अगर इनको पता सबको पता चल सकता है। तो ट्रायल देख के क्या पता चला, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री ये रॉन्ग तो नहीं होती, ये डन बाय अकाउंटेंट होती है, मतलब ये एंट्री तो सही की है ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। प्रॉफिट पे उसने नजर नहीं रखी शायद, मुझे ये लग रहा है वैसे कि वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, मुझे ये लग रहा है कि वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। यहां अगर आप नजर मारें तो कॉस्ट मॉडल में बस यही होते हैं, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे और डिविडेंड इनकम P&L में चली जाती है, तो वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। कैश डेबिट P&L क्रेडिट कितने से, डिविडेंड इनकम P&L में ले गया ना, अब डिविडेंड इनकम का लफ्ज तो नहीं लिखना, P&L काफी है। अच्छा, अब तीनों की अलग अलग करेंगे तो भी ठीक है, मैं वैसे तीनों की ना इकट्ठी करने लगा हूं, तीनों की इकट्ठी करने लगा हूं। इकट्ठी करने का तरीका देखें, कैश को मत छेड़ें, ठीक है माय डियर। अब P&L को पकड़ें, 10 की खुशी आनी थी, 7.2 की खुशी आई कि खुशी और बुक कर लें। इन्वेस्टमेंट में स्काई ब्लू, इन्वेस्टमेंट में 100 चला गया, जरा नेट करें तीनों, 100 चला गया, जाना कितना चाहिए था, 100 चला गया, जाना कितना चाहिए था, 102 पॉइंट, और चला कितना गया 100, कितना और ले जाएं
ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री कर दिया करें, खैर है, लेकिन नीचे ना फिर एग्जामिनर को शो कर दिया करें कि कैसे 10 वर्सेस 7.2 इज इक्वल टू 2.8 और इन्वेस्टमेंट की हेडिंग देके 100 प्लस 10 वर्सेस, इस तरह को नीचे फिर उसको कर दिया करें ताकि उसको पता चले कि फिगरें आप उड़ा के नहीं लाए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके, इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड P&L क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? इन्वेस्टमेंट डेबिट वर्किंग नंबर वो खुद ही लिख लीजिएगा, और P&L एडजस्टमेंट इन वर्किंग नंबर 4 प्लस 2.8 प्लस 2.8। ट्रायल की फिगर्स में कौन सी एडजस्टमेंट पोस्ट करते हैं? रेक्टिफाइंग। जिन्होंने कल पार्ट बी लिया था उनसे बात हो रही है। आज किसी में हौसला हिम्मत जज्बा हुआ और वो मन चला हुआ तो IFRS 310 के MCQs के लिए आपको 2:45 पे मैसेज आ जाएगा कि बेसमेंट से या फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे तशरीफ ले आए, और जो हुआ ही ग्राउंड फ्लोर पे वो बाहर निकल जाए सड़क पे। अच्छा जी, 1 मिनट दे रहा हूं मैं रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए 0.4 की। 1 मिनट से ज्यादा टाइम ना लीजिएगा। बना दो दूसरा पार्ट।